तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, अभी तक हमने एरिया अंडर कर्व या फिर जिसे कहते हैं समाकलन के अनुप्रयोग से वक्रों के बीच का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना सीखा है, उसमें बच्चों कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अब आप सबकी डिमांड में मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप एनसीईआरटी से 8.1 कंप्लीट कर लेते हैं, 5 एग्जाम्पल और 13 क्वेश्चन, तो इन 18 प्रश्नों में से और ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको अलग से बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए 10-12 क्वेश्चन, तो उन सबको मिला के आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। मतलब आपको मुश्किल से इस एक्सरसाइज में 25 से 30 क्वेश्चन करने हैं और 6 नंबर एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम में ले लेने हैं। चाहे एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो चाहे सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम, बच्चों दोनों की दृष्टि से समाकलन के अनुप्रयोग का ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वक्र y² = x, रेखाओं x = 1 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आप सबने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं ऐसे, तो मैंने आपको कुछ 7 पॉइंट लिखवाए हैं कि आपको ये काम करना है। तो बच्चों, उन 7 पॉइंट में से मोटा माटी ये 5 पॉइंट होते हैं जो हमें हर क्वेश्चन में अप्लाई करने हैं। सबसे पहला काम होता है बच्चों ग्राफ खींचना। आपको जो भी कर्व दिया है उसका ग्राफ खींचो, है ना। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो, है ना, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड आउट करना है उन कर्व का। नंबर 3 पॉइंट होता है बच्चों सममित चेक करना, मतलब चेक फॉर सिमेट्री। और ये सिमेट्री चेक करने वाला बच्चों पॉइंट मैंडेटरी नहीं है, है ना। जिसके लिए सिमेट्री है उसके लिए ठीक है, जो सिमेट्रिकल नहीं है उस पर हम इसको अप्लाई नहीं करते। उसके बाद बच्चों करते क्या है, हम चाहे हमें पता लग जाए कि हमें क्षेत्रफल किस वक्र के अंदर का ज्ञात करना है, किस कर्व के अंदर का ज्ञात करना है, तो हम dx लंबाई की एक आयताकार पट्टी उस भाग में खींचते हैं जहाँ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये सारी बातें आपको क्लास की याद आ रही होंगी। उसके बाद बच्चों हमें आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। पॉइंट नंबर 5 वो था जो मैंने हटा दिया है क्योंकि आपको याद आएगा। पॉइंट नंबर 6 जो है मैंने पॉइंट नंबर 5 किया है, हमें आयताकार पट्टी का लिमिट ज्ञात करना होता है। फिर एक पॉइंट नंबर 7 था बच्चों कि हमें समाकलन करना होता है। तो मेन यही पॉइंट है, पहले ग्राफ खींचो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करो, फिर बच्चों सममित चेक करो, फिर dx लंबाई की एक आयताकार पट्टी बनाओ। उसके बाद प्यारे बच्चों आयताकार पट्टी का दिए गए लिमिट में क्षेत्रफल ज्ञात मतलब इंटीग्रेट कर दो तो क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हमें दिया हुआ है परवलय y² = x, है ना। सबसे पहले मैंने आपको 4 टाइप के परवलय बताए हैं, उन्हीं 4 टाइप के परवलयों में से क्वेश्चन आता है बच्चों। तो सबसे पहला टाइप है बच्चों, सबसे पहला टाइप परवलय जो है वो उसे हम कहते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, जो इधर साइड राइट हैंड साइड घुमा रहता है बच्चों। और इसका इक्वेशन होता है y² = 4ax। ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसका मतलब ये a होता है बच्चों, ये होता है फोकस की डिस्टेंस, कहाँ से बच्चों, वर्टेक्स से। ये हमारा 0,0 शीर्ष होता है और ये डिस्टेंस a होती है, वो a हमें यहीं से मिलता है। तो जो अगर फोकस f है बच्चों तो इसके कोऑर्डिनेट a,0 हो जाते हैं और इसे कहते हैं बच्चों हम लेटस रेक्टम, या फिर हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चे बोलते हैं नाभिलंब जीवा की लंबाई। इसकी लंबाई बहुत आसान है बच्चों, अगर आपको a मिल गया है तो a का डबल इतना होता है और a का डबल इतना होता है, मतलब टोटल जो लेटस रेक्टम की लंबाई है बच्चों वो 4a कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों राइट हैंडेड पैराबोला। अब एक होता है बच्चों लेफ्ट हैंडेड पैराबोला जो इधर घुमा रहता है। इसमें अंतर सिर्फ ये है कि इसका इक्वेशन होता है y² = -4ax। जो प्लस x की तरफ है वो +4ax और जो माइनस x की तरफ है वो -4ax। ये दो हो गए बच्चों। अब 2 और होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड, वो y एक्सिस में होते हैं बच्चों। तो ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, है ना बच्चों, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन होता है बच्चों x² = प्यारे बच्चों क्या होता है, x² = 4ay, x² = 4ay। ठीक है, देखो ये y² = 4x था, x साइड घुमा हुआ था, ये y साइड ऊपर घुमा हुआ है तो x² = 4ay। ऐसे बच्चों ये है ना, ये हो जाता है x² = -4ay।
प्लस का y तरफ है तो प्लस का 4ay, माइनस के y की तरफ है तो माइनस का 4ay। तो बस बच्चों हमें चेक करना होता है कि जो इक्वेशन में पैराबोला दिया है वो किस टाइप का है ना। अपने पास कितने पैराबोला हो गए प्यारे बच्चों? पहला हो गया ये वाला लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। नंबर 2 है प्यारे बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव x की तरफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला माइनस 4ax। अपवर्ड पैराबोला होता है बच्चों थर्ड पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और डाउनवर्ड पैराबोला होता है प्यारे बच्चों x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay। तो बस हमें चेक करना है कि क्वेश्चन में जो पैराबोला दिया हुआ है वो हमारे चारों में से किस पैराबोला से मिलता है। तो क्वेश्चन वाले पैराबोला में प्यारे बच्चों प्लस का y स्क्वायर है, इसका मतलब ये प्लस के y स्क्वायर मतलब हमारा राइट हैंडेड इधर घूमने वाला पैराबोला बनेगा। तो बस सबसे पहला काम होता है बच्चों ड्रा अ रफ स्केच मतलब ग्राफ खींचना है ना। तो ग्राफ हम खींचेंगे, चाहे आप यहाँ बगल में खींच लो चाहे आप यहाँ पे खींच लो, आप स्वतंत्र हो। तो मैं यहाँ जगह मेरे पास बगल में है बच्चों, तो मैं बगल में खींचता हूँ। तो प्यारे बच्चों हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। इसे मैं बोलूँगा एक्स अक्ष, इसे मैं बोलूँगा एक्स डैश। प्यारे बच्चों इसे मैं बोलूँगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई डैश। ये परवलय का शीर्ष है बच्चों, तो यहाँ से ये परवलय इधर साइड गया और ये इधर साइड चला गया। ये पैराबोला का इक्वेशन हो गया। इसका इक्वेशन है प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब बच्चों क्या है, हमें कहता है कि रेखाओं x इज इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताओ कि x इज इक्वल टू 1 ये कौन सी रेखा है। x इज इक्वल टू 1 आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि x इज इक्वल टू 1 जो है ये y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये y अक्ष के समांतर किसी रेखा का समीकरण है। तो बच्चों अगर ये 0 है ना, ये शीर्ष है O, 0, 0, अगर बच्चों ये 1 है और अगर बच्चों x इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या है, x इज इक्वल टू 1 एवं x इज इक्वल टू 4 भी है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 भी है क्वेश्चन में। तो बच्चों अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो प्यारे बच्चों x इज इक्वल टू 1 ये होगी x इज इक्वल टू 1। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कहाँ बनेगा बच्चों, डायग्राम यहाँ बनेगा। यह है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है y अक्ष के समांतर x इज इक्वल टू 1 हो। तो ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है बच्चों, ये है x इज इक्वल टू 1। क्या है बच्चों, ये x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। उसके बाद देखें x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे बनेगा बच्चों x इज इक्वल टू 4। तो ये एक स्ट्रेट लाइन चाहे आप ऐसा बना दो, ये x इज इक्वल टू 1 बन गई थी बच्चों, और ये क्या बन गई, ये बन गई x इज इक्वल टू 4 बन गई। तो इसका इक्वेशन है बच्चों x इज इक्वल टू 4। क्या है बच्चों इसका इक्वेशन, x इज इक्वल टू 4 है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है कि वक्र वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, रेखाओं x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 के बीच, मतलब x इज इक्वल टू 1 ये रेखा है प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 4 ये रेखा है प्यारे बच्चों। तो इन रेखाओं और परवलय के बीच का हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला एरिया ज्ञात करना है, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए कराए हैं क्लास में, अपनी ऑफलाइन क्लास में, तो उनसे आप रिलेट कर पा रहे हो कि आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों पहला काम पूरा हो गया, ग्राफ खींचना। दूसरा काम क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना। तो अब प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने की आवश्यकता हमें वैसे है नहीं, क्योंकि हमें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अभी कोई लेन देन नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु तब ज्ञात करते हैं बच्चों जब दो अलग अलग कर्वों के बीच का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हमें तो केवल इस लिमिट के अंदर इंटीग्रेट कर देना है और हमें एरिया मिल जाएगा। ये बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगला काम क्या होता है, इसके बाद अगला काम होता है चेक फॉर सिमेट्री, कि मतलब सम्मित है कि नहीं है। अगला काम क्या है, सम्मित चेक करना। तो बिल्कुल बच्चों ये डायग्राम जो है वो सम्मित है ना, क्योंकि हमें प्रथम चतुर्थांश नहीं बोला गया है। तो मतलब हमें ये पूरा क्षेत्रफल ऊपर से लेके नीचे तक ज्ञात करना है, ऊपर से लेके बच्चों नीचे तक ज्ञात करना है। तो आप सबको पता है बच्चों
जितना इसके ऊपर का हिस्सा है उतना ही इसके नीचे का हिस्सा है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है बच्चों सममित, मतलब जितना ये हिस्सा है उतना ही ये हिस्सा है। तो अगर मैं इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसमें 2 का गुणा कर दूँ तो मुझे पूरे का क्षेत्रफल मिल जाएगा, है ना। मैं इसका क्षेत्रफल अलग निकालूं, इसका क्षेत्रफल अलग निकालूं, इससे अच्छा है प्यारे बच्चों कि मैं केवल इतने का क्षेत्रफल निकाल लूं और इसको डबल कर दूं तो मुझे दोनों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये फ़ायदा होता है सिमेट्रिकल होने का। तो अगर सिमेट्रिकल है डायग्राम, अगर जो कर्व है हमारा, जो ग्राफ है हमारा वो सिमेट्रिकल है बच्चों, सममित है, तो हम केवल एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर गुणा कर देते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी अगला काम होता है प्यारे बच्चों कि हम अब dx लंबाई की एक आयताकार पट्टी की रचना करते हैं। यहाँ बोलेंगे कि dx लंबाई की, है ना, बिंदु P x, y से, बिंदु P x, y से dx लंबाई की आयताकार पट्टी, है ना, आयताकार पट्टी की रचना करते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले प्यारे बच्चे लिखेंगे कि ड्रा अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ विड्थ dx फ्रॉम एनी पॉइंट P x, y, है ना बच्चों। मतलब हम इस P कॉमा, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, हमने पॉइंट ले लिया बच्चों, ये हो गया P, है ना बच्चों, ये क्या हो गया P x, y। यहाँ से हमने क्या किया, है ना, यहाँ से हमने क्या किया बच्चों, थोड़ा दूसरे कलर का पेन चाह रहा हूँ चलाना, है ना, थोड़ा ब्लू हो जाए, कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा कलर डिफरेंट हो जाए, है ना। तो ये यहाँ से मैंने क्या किया बच्चों, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दी। क्या बनाई बच्चों, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बना दी, है ना। अब हम क्या करते हैं, आप सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा कि ये इसकी चौड़ाई कितनी है बच्चों, इसकी चौड़ाई है dx। कितनी है बच्चों चौड़ाई इसकी इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की चौड़ाई है dx। ठीक है बच्चों, की रचना करते हैं। अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है बच्चों, लंबाई है, ये ऊंचाई में है ना, मतलब बाई में है, तो लंबाई है बच्चों y, चौड़ाई क्या है dx है प्यारे बच्चों। तो ये हमें एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। अब बच्चे लोग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इस आयताकार पट्टी को इस लिमिट से इस लिमिट तक मूव कराओगे तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लेगी। मैंने पहले ही बोला है कि आप समाकलन को एक मशीन की तरह ट्रीट करो जहां आप वैल्यू देते हो और हमें क्षेत्रफल मिलता है। अभी हमें इस एक आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल मिल गया बच्चों। कॉन्सेप्ट ये है, इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में ऐसी ही अनंत आयताकार पट्टियाँ रख दो और उन आयताकार पट्टियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो, फिर उनको जोड़ दो तो पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल आता है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इस आयताकार पट्टी को, ये क्या है यहाँ पे x = 1 है ना, x = 1 से x = 4 तक घुमाएंगे। ठीक है बच्चों। हम बोलेंगे चूंकि आयताकार पट्टी, है ना बच्चों, क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम लिखते हैं चूंकि आयताकार पट्टी, चूंकि आयताकार पट्टी x = 1 से x = 4 के मध्य गति कर सकती है, 4 के मध्य गति कर सकती है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे देयरफॉर द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कैन मूव बिटवीन x = 1 to x = 4। बच्चों रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जहाँ से जहाँ तक मूव कर लेती है वहाँ से हमको लिमिट मिल जाती है। तो बोलेंगे अतः, है ना बच्चों, अतः वक्र, है ना बच्चों, अतः वक्र क्या है, वक्र क्या है बच्चों, कहाँ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, नॉमिनेशन कर दें हम, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया और ये हमारा D हो गया। तो क्या बोलेंगे बच्चे, अतः वक्र A B C D P A का क्षेत्रफल। जब भी आप वक्र करो बच्चों उसको बंद कर देते हैं, है ना, A से शुरू किया, A में ख़त्म कर दिया। A B C D P A का क्षेत्रफल इज इक्वल टू
इनका क्षेत्रफल कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का क्षेत्रफल मतलब y dx, और फिर इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप को जहाँ से जहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो वहाँ तक मूव करा दो, मतलब x = 1 से x = 4 के मध्य हमें फाइंड करना है। आप सबको पता है बच्चों ये क्या है, ये x = 1 है और ये x = 4 है। इससे हमको क्या मिल गई, लिमिट मिल गई। तो अभी बच्चों ध्यान देना आप, अभी केवल इतने आधे का क्षेत्रफल निकल रहा है। मेन क्षेत्रफल मतलब इनका क्षेत्रफल जो होगा इसके क्षेत्रफल को हम डबल कर देंगे। इसका भी नामांकन कर लें BCD, इसे कर लेते हैं बच्चों E और इसे कर लेते हैं बच्चों F, क्योंकि काम आएगा। ठीक है बच्चों लो, तो y dx अब हमें y की वैल्यू रख के समाकलन कर देना है। तो इज इक्वल टू क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम बोलेंगे क्या बोल देंगे बच्चे लोग, इंटीग्रेशन 1 to 4 y क्या हो सकता है, y है, हम बोलेंगे सिंस y² क्या था बच्चों, x था, तो y क्या बन जाएगा, √x बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पे y के स्थान पे हम लिखेंगे √x और dx। अब बच्चों इसका हमें इंटीग्रेशन करना है ना, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है प्यारे बच्चों। तो 1 to 4 √x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻1/2 लिख सकते हैं, ये लगा दिया dx। अब हम बोलेंगे बच्चों कि सिंस हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन x⁻n dx बराबर क्या होता है, x⁻n+1/n+1 c होता है। निश्चित समाकलन है तो c की आवश्यकता नहीं है बच्चों, लेकिन जब समाकलन होता है तो ये ब्रैकेट लग जाता है और ये लिमिट यहाँ आ जाती है 1 to 4। अब ये बन जाएगा x⁻1/2+1 पूरे अपान में 1/2+1। ये सिंपल इंटीग्रेशन सबको आता होगा बच्चों। ये बन गया x⁻3/2 पूरे अपान में 3/2। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमको समाकलन क्या मिल गया, मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है ना, यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से हमको समाकलन मिल गया है, ये 2/3 है ना, ये 3/2 है, ऊपर आएगा, ये 3/2 है बच्चों, है ना, ऊपर आएगा तो ये वाला 3/2 ऊपर आएगा तो 2/3 बन जाएगा। और ये बन जाएगा बच्चों, बाहर आ गया लिमिट से, है ना, यहाँ तो मैंने लिमिट करी ही नहीं, 1 to 4 ये बाहर आ गया, अंदर बचा x⁻3/2 1 to 4। अब करेंगे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट का मतलब होता है 4⁻3/2, लोअर लिमिट का मतलब होता है 1⁻3/2। अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पे अपर लिमिट रखो और y लोअर का मतलब x के स्थान पे लोअर लिमिट रखो। तो बच्चों 2/3 बच्चों 4 को हम बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब पूरी पावर पहले से क्या है बच्चों 3/2 है, माइनस 1 की पावर कुछ भी बच्चों 1 ही होता है। तो यहाँ से मिल गया हमको, इस पावर से पावर गुणा होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मिल क्या जाएगा, मिल जाएगा 2/3। उसके बाद 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 1 हो गया, तो बराबर 2/3, 8 में 1 गया तो 7। तो बराबर बच्चों कितना आ गया, है ना, तो इज इक्वल टू आ गया प्यारे बच्चों, किसका मान आ गया, है ना, जो हमने बोला था वक्र, है ना, वक्र ए, है ना, इसका मान बोला बच्चों हमने वक्र ABCDPA, वक्र ABCDPA का क्षेत्रफल बराबर हमको क्या मिल गया बच्चों, बराबर हमको मिल गया 7 दूनी 14/3, 14 है ना, 14/3 क्षेत्रफल है तो क्या बोलते हैं, वर्ग इकाई। लेकिन बच्चों ध्यान देना अभी आंसर नहीं आया है, अभी केवल कितने का क्षेत्रफल मिला हमको, अभी केवल इतने का क्षेत्रफल मिला है, इसका भी चाहिए ना, है ना। अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बोलेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, मतलब हमें इस पूरे का क्षेत्रफल चाहिए बच्चों अगर, तो हमें इसके क्षेत्रफल का, ऊपर वाले क्षेत्रफल का डबल कर देना है बस। तो सीधे आप बोल दो अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट भाग का, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे देयरफॉर द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू 2 into वक्र ABCDPA का क्षेत्रफल। तो बराबर 2 into 14/3, तो बराबर 14 दूनी 28/3
वर्ग इकाई, 28/3 वर्ग इकाई हमारा आंसर है। बच्चों आंसर मैच कराना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्यों ज़रूरी है बच्चों? क्योंकि इंटीग्रेशन में जो है आंसर, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों, मतलब निश्चित समाकलन है, उसमें आंसर जरूर आना चाहिए। पर एनसीईआरटी में आंसर कहाँ दिया रहता है बच्चे लोग? मुझे तो पता ही नहीं है यार आंसर। यार अब देखें तब तो पता रहे। ठीक है, तो शायद पीछे दिया होना चाहिए। कौन सा एक्सरसाइज है? 8.1 का फर्स्ट है ना, 8.1 का फर्स्ट है। तो बच्चे लोग 8.1 आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, मत परेशान कर। 8.1 का फर्स्ट 14/3। ये क्या लफड़ा है यार, 14/3 आ रहा है, अपना 28/3 आया है। तो क्वेश्चन, अच्छा इसमें क्वेश्चन बोला बच्चों, अपनी ऐसे मिस्टेक क्या हुई, क्वेश्चन पूरा हमने पढ़ा नहीं। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ज्ञात करना है। वेरी गुड, तो अपन ने सही किया है ना। अपन ने मतलब जो क्वेश्चन लिखा उसके अकॉर्डिंग सही किया है ना। अपन ने इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट नहीं लिखा है, अपन ने पूरा क्षेत्रफल लिखा, डबल हो गया है ना। अब अगर केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोला है बच्चों, तो मतलब केवल हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, ए बी सी डी पी ए का जो बिल्कुल आया है। कितना आया बच्चों? जो बिल्कुल आया है 14/3 वर्ग इकाई। तो यही हमारा आंसर है। अगर पूरे का बोले तो ये भी कर देना, अगर केवल फर्स्ट का बोले तो ये कर देना। ठीक है बच्चों, तो पहला आंसर हमको आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2। अब इस बार क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आपके सामने मैं किताब ही रख दूंगा, ठीक है ना, जिससे मिस्टेक होने की कोई चांस ही ना रहे क्वेश्चन के। तो बच्चे लोग अगला क्वेश्चन है अपने पास जो है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र, ये क्वेश्चन है बच्चे लोग। क्या क्वेश्चन कहता है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y² = 9x, x = 2, x = 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये भी बहुत आसान है बच्चों, आप कर सकते हो। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रही है, ये भी वक्र सेम है ना, परवलय सेम वाला है, राइट हैंडेड पैराबोला है, फिर भी करते हैं बच्चों। तो हम हल करके बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों एनसीईआरटी का। हल करके पहला काम होता है बच्चों दिया है। ठीक है बच्चों, दिया है, ये तो दुनिया में सारे क्वेश्चनों का पहला काम है। क्या दिया है बच्चे अपने को? अपने को दिया है परवलय का समीकरण, है ना, परवलय का समीकरण। क्या दिया है? परवलय का समीकरण। परवलय का समीकरण दिया है बच्चों y² = 4y, है ना, y² = 4y। यहाँ से सॉरी 9y बच्चों, 9y। यहाँ से लगे हाथ हम क्या निकाल लें? y का मान निकाल लें, तो बन जाएगा √9y। तो बच्चों y = बन जाएगा 3√y। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, और यही y का हम आगे यूज करते हैं। अब बच्चों ये जो दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन है ना, x = 2, x = 4, ये जो दिया हुआ है, इनको अब आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि x = 2 मतलब y अक्ष के समांतर रेखा है, x = 4 मतलब y अक्ष के समांतर रेखा है। इनको दिया है, हमें करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो कर सकते हो, है ना, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवं x = 2 इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और x = 4 इक्वेशन नंबर बच्चों सॉरी 2 हो गया, और ये 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। अब पहला काम जो होता है हमारे पूरे इस कॉन्सेप्ट का, पहला काम होता है ड्रा अ रफ स्केच, है ना, मतलब हमें एक ग्राफ खींचना होता है। तो ग्राफ खींचते हैं बच्चों। आप सबको पता है कि राइट हैंडेड पैराबोला है। क्या है बच्चों? राइट हैंडेड पैराबोला है। y² = 4ax के जैसा है। अपना पैराबोला क्या है? y² = 9y इस क्वेश्चन में है, तो इसके जैसा है। और ये तो टाइप 1 पैराबोला है जो राइट हैंडेड होता है, ये हो गया। ठीक है बच्चे लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम वैसा ही बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा x एक्सिस होगा, है ना, ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा x डैश होगा, ये हमारा y होगा बच्चों, तो ये हमारा y डैश होगा, और ये तरीका हुआ, ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन है y² = 9y, है ना बच्चों, y² = 9। अरे सर क्या लिख दिया? 9y नहीं, क्वेश्चन पता नहीं क्यों गलत लिख रहे हैं यार। 9x है, 9x है, ये √x होगा बिल्कुल, है ना, y² = 9x है। तो y² = 9x, ये हमारा क्या हो गया? पैराबोला हो गया। ठीक है बच्चों, अब क्या चाहिए? अब चाहिए x = 2। x = अगर ये 1 होगा तो ये क्या होगा? 2 होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। तो बच्चे लोग ये हो गया हमारा x = 2। ये क्या हो गया हमारा? x = 2। आप चाहो तो बढ़ा सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया हमारा?
ये हो गया x इज इक्वल टू 2। मतलब यहाँ पे ध्यान रहे बच्चों, अगर ये कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे x, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन जाएगा बच्चों 2, 0। क्या होगा बच्चों 2, 0 होगा। और फिर अगला है x इक्वल टू 4। x इक्वल टू 4 मतलब बच्चों x इक्वल टू 4 यहाँ पे है ना। तो अगर ये कोई पॉइंट, अगर ये a था और अगर ये b है बच्चों, तो ये 4, 0 होगा, ये 4, 0 होगा। ठीक है बच्चे लोग। तो कहता है इस परवलय है ना, इस परवलय x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 के बीच का क्षेत्रफल, मतलब बच्चों इतना क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात करता है वो, इतना क्षेत्रफल आपसे ये पूछता है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको देखो डायरेक्टली लिमिट समझ में आ रही है, डायरेक्टली आपको लिमिट दिखाई दे रही है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4 तक है। मतलब आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनानी है और उसको 2 से लेकर 4 तक घुमा देना है, आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो बस अगला काम है सममित चेक करना। तो चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट बस की बात है, सममित हमको चेक करना ही नहीं है। उसके बाद अगला काम है dx लंबाई की आयताकार पट्टी खींचना। तो वो तो बहुत जरूरी है बच्चों। तो हम यहाँ पे बिंदु p x, y पे एक dx लंबाई की, है ना, बिंदु p x, y पे एक dx लंबाई की आयताकार पट्टी खींचेंगे बच्चों। लंबाई क्या, सॉरी चौड़ाई की, चौड़ाई क्या है बच्चों इसकी, dx है। हमने एक आयताकार पट्टी खींच ली। अब नॉमिनेशन करते हैं बच्चों, ये O है, मूल बिंदु है 0, 0, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। ठीक है बच्चों लोग। अगला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आवश्यकता नहीं है चूंकि एक सिंगल कर्व है ये। अब हम आयताकार पट्टी की बात करेंगे तो लिखेंगे बच्चों कि बिंदु P है ना, बिंदु P x, y से, बिंदु P x, y से आयताकार पट्टी, आयताकार पट्टी, आयताकार पट्टी, आयताकार पट्टी क्या है बच्चों, आयताकार पट्टी से dx लंबाई की, आयताकार पट्टी से dx लंबाई की, से dx लंबाई की, dx लंबाई की आयताकार पट्टी की रचना की, आयताकार पट्टी की रचना की। अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, अतः आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई y में है तो y हो गई लंबाई, चौड़ाई क्या है प्यारे बच्चों, चौड़ाई हमारी dx है। तो ये एक आयताकार पट्टी का हमको क्षेत्रफल मिल गया y dx। अब यहाँ पे अगर मैं इस आयताकार पट्टी को 2 से लेकर 4 के बीच मूव कराऊं तो मुझे इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि सिंस आयताकार पट्टी, सिंस आयताकार पट्टी, चूँकि आयताकार पट्टी कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकती है बच्चों, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 के मध्य, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 के मध्य, 4 के मध्य गति कर सकती है, गति कर सकती है, गति कर सकती है, के मध्य गति कर सकती है ना बच्चों। अतः जब ये पट्टी इतने के मध्य गति कर सकती है, मतलब इतने के मध्य पूरे वक्र का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बोलेंगे अतः चाहे अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बोलें, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, चाहे हम अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बोलें बच्चों, चाहे हम बोलें वक्र ABCDA का क्षेत्रफल, बात एक ही है, हमने अभीष्ट भाग का बोल दिया। अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, उस पट्टी का क्षेत्रफल में क्या लगा देंगे, समाकलन और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 4 तक। अब बच्चों हमें y की वैल्यू चाहिए है, बस हो गया। तो इंटीग्रेशन 2 to 4 हो गया। y की वैल्यू क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू था 3√x, क्या है बच्चों 3√x है, और यहाँ पे dx लगा हुआ है। हम बोलेंगे सिंस y² इज इक्वल टू 9x था, तो y इज इक्वल टू बच्चों 3√x हो ही जाना है। अब प्यारे बच्चों 3 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, है ना, 3 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा बच्चों, ठीक है, 3 कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा। तो इंटीग्रेशन 2 to 4, इस x को मैं x पावर 1/2 कर सकता हूँ और इसको dx कर सकता हूँ। अब यहाँ बोल सकता हूँ कि सिंस इंटीग्रेशन
x पावर n dx बराबर क्या होता है बच्चों x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो बराबर बच्चों हो जाएगा 3, ये ब्रैकेट ये वाला लग जाएगा, और x पावर 3/2 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा लिमिट 2 से 4। अब ये 3/2 पलट के ऊपर चला जाएगा, 3/2 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो बन जाएगा बच्चों 2/3, है ना। और अंदर क्या है, x पावर 3/2 और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, 3 से 3 कैंसिल बच्चों, यहीं पे कर देता हूँ। तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा 2, और अंदर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों अपर लिमिट मतलब x के स्थान पे 4 पुट करना, x के स्थान पे 4 पुट करना। तो बच्चों 4 की पावर हो जाएगी 3/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 2 पुट करना, तो 2 की पावर हो जाएगी 3/2। तो बच्चों ये बन गया 2। हम 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, है ना बच्चे लोग, 2 की पावर 2, और ये हो गया हमारा 3/2 और माइनस। अब हम 2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 1 ही लिख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते इसको। तो 2 की पावर ये 3/2 ही रहा आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, तो बराबर 2 हमारा बाहर है ना बच्चों, 2 हमारा बाहर है। और अंदर क्या है प्यारे बच्चों, अंदर है अपने पास अब केवल क्या बचा, 2 की पावर 3 बच गया। अब माइनस बच्चों 2 की पावर 3/2 है। इसको ध्यान से अपन सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों, 2 का अंदर गुणा कर देंगे, या फिर तो ये 2 की पावर 3 था ना, ठीक है बच्चे लोग, एक बार और कर लें। तो 2 बाहर है, 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, और माइनस 2 की पावर 3/2 है। अब मैंने 3/2 को वैसे आपको बोला है, कई बार मैंने बोला है कि अगर आपको कहीं भी रूट x मिल जाए, तो इसे आप x कर सकते हो। तो अगर √2 मिल जाए तो इसे आप 2√2 कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप विधिवत ही कर लो। इज इक्वल टू 2 का अंदर गुणा करेंगे 8 दूनी 16, और माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 × 2 पावर 3/2। तो बच्चों इज इक्वल टू बन जाएंगे 16 माइनस, आधार समान है बच्चों तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर इसकी पावर 1 है, और 1 प्लस 3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, है ना बच्चों, यहाँ पे क्या है, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर, अतः अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है बच्चे लोग, कितना आ जाएगा टोटल, वैसे आप सब कर रहे हो ना, 16 माइनस 2 की पावर एलसीएम कितना आएगा, 2 आ जाएगा बच्चों, तो बन जाएगा 2 एक कम, है ना, 2 एक कम 2 और प्लस 3/2, तो बराबर 16 माइनस, ये क्या गलत हो रहा है यार, 2√2, ठीक है, 16 माइनस 2 की पावर 5/2। अरे यार कुछ मिस्टेक कर दिए क्या, मिस्टेक है बहुत होती है यार मेरे से, है ना। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, सबसे पहले तो पूरा का पूरा वीडियो ना बेकार कर देना, ठीक है बच्चे लोग, मैं इतना काट दूंगा वीडियो में अगर आंसर नहीं आया तो, ठीक है। अरे यार आंसर आ रहा है, फालतू में अपना दिमाग चला रहे हैं, तो आंसर कहाँ से आए, ठीक है ना, फालतू में दिमाग चला रहे हैं, आंसर ऐसे ही आ रहा है 16 माइनस 4√2, पता नहीं क्या दिमाग चला रहे हैं यार, कभी कभार पता नहीं क्या सोचता है आदमी, है फालतू का सोचता रहता है आदमी, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ से किया था, कहाँ गया, यहाँ से मैं फिर सॉल्व कर देता हूँ आप सभी को, जो मैंने आपको बताया था, है ना। तो अभी भी गलत नहीं किए हैं कुछ, लेकिन यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आसान होगा, ठीक है बच्चे लोग, ये फालतू में सॉल्व हो गया है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे आसान होगा। अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल, है ना, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, कहाँ गया, 2 × कितना था, 2 × 2 की पावर 3 था, और माइनस 2 का पावर 3/2 था बच्चे लोग, तो बराबर 2 × 2 की पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं, और माइनस 2 की पावर 3/2 को हम 2√2 बोल सकते हैं, सबको मैंने कई बार हटाया ये चीज़, तो बराबर कितना बन जाएगा, 8 दूनी 16 बन जाएगा, माइनस 2 दूनी 4/√2, ये हमारा आंसर हो गया।
ठीक है बच्चे, आंसर आ गया अपना। लेकिन आंसर क्या लिखेंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे अपन आंसर। तो प्यारे बच्चों अभी अपन भोजन पानी कर लें, मम्मी जी बुला रही हैं, तब तक मैं वीडियो को अपलोड में लगा दूंगा, है ना बच्चे लोग, फिर उसके बाद करेंगे अगला वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।